हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एस एन पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट्स में, जिसमें हम आज लेकर आए हैं आपके लिए पैथोलॉजी से बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लासवेयर यूज टू मेक 100 ml ऑफ 12% सॉल्यूशन इज। ग्लासवेयर क्या कौन सा होता है जिसका यूज 100 ml ऑफ 12% सॉल्यूशन बनाने में किया जाता है? और इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कांच का एक फ्लास्क होता है जिसमें 100 तक ऐसी मार्किंग दी जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्लियर जो है वॉल्यूम बना सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सक्शन डिवाइस यूज टू ड्रॉ अप अ लिक्विड इज अ। सक्शन डिवाइस जिससे हम लिक्विड को ड्रॉ करते हैं, लेते हैं, उसका क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको? और इसका सही आंसर होगा सेफ्टी बल्ब। सेफ्टी बल्ब जो कि एक रबर जैसा बना हुआ है, इस टाइप का एक इक्विपमेंट होता है, डिवाइस होता है, जो कि कांच की पिपेट्स के ऊपर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लासवेयर यूज टू मेजर 24 आवर यूरिन वॉल्यूम इज अ। ग्लासवेयर जिसका हम 24 आवर यूरिन वॉल्यूम में यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर होगा ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर की बात करें तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर एक इस टाइप का प्लास्टिक का भी और कांच का भी एक इस टाइप का इक्विपमेंट होता है, जिसे हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर और मीजरिंग सिलेंडर और मिक्सिंग सिलेंडर भी कहते हैं, जो कि लेबोरेटरी में एक कॉमन इक्विपमेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी सॉल्यूशन को बिल्कुल सही तरीके से क्लियर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which pieces of glassware would not give critical measurement? कौन सा ग्लासवेयर है जो सही माप नहीं देता है? क्रिटिकल मीजरमेंट मतलब परफेक्ट जो मीजरमेंट है वो नहीं देता है। और इसका सही आंसर होगा बीकर, क्योंकि बीकर में जो कोई मार्किंग नहीं होती है, यह नॉर्मली सॉल्यूशन को मिक्स करने या लेने के लिए हम यूज करते हैं लेबोरेटरीज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ड्यूरेबल मटेरियल यूज टू मेक हीट रेसिस्टेंट ग्लासवेयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर लगभग आप सभी को पता होगा, बोरोसिलिकेट। जो कि बोरोसिलिकेट की ट्यूब बनी होती हैं, जैसे कि जो यूरिन को हीट करने में हम ट्यूब का यूज करते हैं वो बनी होती है, बोरोसिलिकेट की बनी होती है, इसलिए वो उसका कुछ नहीं होता है और कोई वैल्यू वगैरह में भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पिपेट विद अ वल्ग्ड आउट पोर्शन इन द मिडल इज अ। द पिपेट विथ अ वल्ग आउट पोर्शन, एक पिपेट होती है जिसके बीच में ऐसा फूला हुआ एक पोर्शन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स। हम आपको दिखाते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स जो पहले यूज की जाती थी, इस टाइप की होती थी, जिसमें ये 25 ml 5 10 इस टाइप से मीजरमेंट के लिए इसमें लिखा रहता था। और मोहर पिपेट्स, पास्चर पिपेट, माइक्रो पिपेट्स, ये आप सभी जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉलिड क्रिस्टल of potassium oxalate are added to distilled water in a container. What term would describe the potassium oxalate? potassium oxalate इसमें पूछा गया है, जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें पोटेशियम ऑक्सीलेट के लिए क्या कहा जाता है? जिसमें सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों चीजें, तीनों चीजें होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा सॉल्यूट। इसको हम एक पिक्चर की मदद से देखते हैं। सॉल्यूट जो इसमें सॉल्ट है, सॉल्ट की जगह इसमें हम पोटेशियम ऑक्सीलेट को देख सकते हैं। और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो कि वाटर होता है, जो लिया गया है इसमें डिस्टिल वाटर है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा डिस्टिल वाटर, सॉल्यूट हो जाएगा पोटेशियम ऑक्सीलेट, और जो सॉल्वेंट बनता है मतलब फाइनल जो बनेगा इन दोनों के मिक्सचर से, वो होता है सॉल्वेंट, जिसे कहते हैं सॉल्ट वाटर कहा जाएगा इस पिक्चर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल। सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा?
swell and rust, dehydrate, hemolyze, not be affected। तो इसका सही आंसर होगा डिहाइड्रेट। इसको भी हम एक पिक्चर की हेल्प से देखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें हम सेल को डालेंगे, मतलब अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन में, तो सेल श्रिंक एंड व्रिंकल्स हो जाएगी, मतलब डिहाइड्रेट भी से हम कह सकते हैं, सिकुड़ जाएगी सेल। और अगर इसको हम हाइपोटोनिक मतलब कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल जो है वह स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी और फट सकती है, फट जाती है। और थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हम सेल को डालेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डिहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन यूज टू फिक्स अ पेप स्मीयर। पेप स्मीयर में जो सॉल्यूशन का यूज किया जाता है वो होता है साइटो स्प्रे। साइटो स्प्रे का यूज किया जाता है, यह जनरली एक स्प्रे टाइप में होता है, साइटो स्प्रे, जो कि फिक्साटिव्स स्प्रे होता है। साइटोलॉजी में हम इसका यूज किए जाते हैं, जो कि साइटोलॉजी स्मीयर फ्रोजन सेक्शन में यूज करते हैं माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए। इसका जनरली जो यूज होता है वो इमीजिएटली किया जाता है स्प्रे के माध्यम से। और इसमें जो दो और ऑप्शन है, ब्राइट स्टेन, तो ब्राइट स्टेन एक रोमन वस की स्टेन होता है, जो कि हेमेटोलॉजी में, हेमेटोलॉजी लेबोरेटरीज में, पेरिकुलर ब्लड स्मीयर में यूज किया जाता है। बोन मैरो में, यूरिन की कंडीशन में भी कभी कभी से यूज किया जाता है, जो कि योशन और मैथिलीन ब्लू का एक मिक्सर होता है, जिसमें योशन बाय एसिडिक होती है, एसिडिक डाई, और मैथिलीन ब्लू जो कि बेसिक डाई होती है। और हेमेटॉक्सिलिन स्टेन, हेमेटॉक्सिलिन जो कि इसे हम H&E स्टेन भी कहते हैं, जिसमें हेमेटॉक्सिलिन जो है न्यूक्लियस को स्टेन करता है, और योशन साइटोप्लाज्म, कोलेजन एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स को पिंक कलर में स्टेन करता है। और हेमेटॉक्सिलिन जो है वह ब्लू एंड पर्पल कलर में स्टेन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड फॉर एन आरबीसी काउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ब्लड फ्रॉम जो कि आरबीसी काउंट के लिए लिया जाता है, तो यह किस ब्लड से हम आरबीसी काउंट करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ईडीटीए ब्लड। ईडीटीए ब्लड का यूज सीबीसी में किया जाता है, वही इसमें पूछा गया है। और ईडीटीए ब्लड जो कि बाइल इस टाइप से होती है, पर्पल कलर की बाइल होती है, कैप होती है, यह भी अक्सर पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। और इसमें जो साइट्रेट ब्लड है उसके बारे में भी हम देखेंगे। साइट्रेट ब्लड जो कि स्काई ब्लू कलर का इसका कैप होता है, जो कि हम कोआगुलेशन फैक्टर की स्टडी में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर इज कॉल्ड। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग, जिसमें स्पोर भी इंक्लूड होते हैं, उनके डिस्ट्रक्शन के लिए क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एलिमिनेट, रिमूव एंड डीएक्टिवेट करते हैं हम सभी बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर, इन सभी के लिए। और यह दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल होती है, एक केमिकल। फिजिकल में हम हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन ये सब करते हैं, और केमिकल में इथाइलिन ऑक्साइड गैस के द्वारा करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन, इन सभी के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reagent is not routinely used to preserve tissue in a lifelike manner। और इसका सही आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का यूज जनरली हम डीकैल्सिफिकेशन में करते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग में। और बाकी ये जो तीन दिए गए हैं, जेंकर फ्लूइड, बॉयसन फ्लूइड और 10% फॉर्मलिन, इनका हम टिश्यू प्रिजर्व में यूज करते हैं as a preservative। Next question, which pieces of histology equipment is not temperature dependent। histological equipment जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है उसे कहते हैं माइक्रोटॉम। आप सभी को पता होगा, बैक्स, एम्बेडिंग सेंटर या एम्बेडिंग मशीन होती है, वाटर बाथ, ये तीनों चीजें लगभग देखा जाए तो टेम्परेचर पर ही डिपेंड होती हैं। बट माइक्रोटॉम जो है वह एक मशीन होती है टिश्यू कटिंग के लिए, जो कि माइक्रोटॉम नहीं डिपेंड होता है टेम्परेचर पर। ये इस प्रकार का माइक्रोटॉम होता है। यहाँ इसमें टिश्यू के ब्लॉक रखे जाते हैं और कटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ बायोप्सी इज अ
बायोप्सी क्या है? तो ये आप सभी को लगभग पता ही होगा। बायोप्सी इज अ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग टिश्यू प्रोसेसिंग व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें टिश्यू प्रोसेसिंग के जितने भी स्टेप हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और वही इसके स्टेप के बारे में पूछे गए हैं कि सही कौन सही क्या है। आंसर देखते हैं, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड इनफिल्ट्रेशन। और इसके सभी स्टेप देखेंगे। इस तरह से टिश्यू प्रोसेसिंग होते हैं। अगर इसमें हार्ड टिश्यू होता है तो सबसे पहले डीकैल्सिफिकेशन होता है, उसके बाद फिक्सासेशन करते हैं फॉर्मेलिन, जो कि मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव्स होता है, और फिर डिहाइड्रेशन करते हैं, फिर क्लियरिंग होती है जाइलिन से, इम्प्रिंटेशन होता है, एम्बेडिंग होती है, सेक्शन कटिंग होती है। ये सभी टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर अ क्लॉट हैज फॉर्म इज कॉल्ड। लिक्विड पोर्शन जो ब्लड होता है उसे कहा जाता है सीरम। सीरम और प्लाज्मा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। दोनों में क्या अंतर होता है देखते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें डिफरेंस होता है, प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, और सीरम जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं ऐड होते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, और सीरम जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट कुड नॉट बी परफॉर्म ऑन अ सीरम सैंपल? सीरम सैंपल जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, सीरम सैंपल में क्या नहीं होता है और क्या प्लाज्मा में होता है, ये वही उससे पूछा गया है। आयरन, टोटल लिपिड, क्लोटिंग फैक्टर और पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा क्लोटिंग फैक्टर, जो कि सीरम में नहीं होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। तो हम इस सीरम से क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ नॉर्मल इरिथ्रोसाइट इज डिस्क्राइब्ड एज। नॉर्मल आरबीसी, इरिथ्रोसाइट आप सभी जानते होंगे। इरिथ्रोसाइट और आरबीसी एक ही चीज है। इसके बारे में पूछा गया नॉर्मल शेप, जो कि होता है वाई कॉनकेव शेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज रिजल्ट आर करेक्टली रिपोर्टेड इन। ग्लूकोज रिजल्ट की जो नॉर्मल वैल्यू की यूनिट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा एम मोल्स पर लीटर। मिली मोल्स पर लीटर होता है, यह इसकी एक करेक्ट यूनिट होती है। ये हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले देख लेंगे, जनरली नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो होता है वह 70 से 100 मान लीजिए mg पर डीएल होता है। लेकिन यही अगर इसको कन्वर्ट करेंगे मिली मिली लीटर मिलीमीटर मोल्स पर लीटर में, मिली मोल्स पर लीटर में, तो ये वैल्यू जो होगी 3.9 टू 5.5 एम मोल्स पर लीटर होगी। तो इसे हम सही आंसर होगा बी, एम मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आ पेशेंट रिफ्यूज टू हैव अ वेन पंचर डन यू शुड। अगर कोई पेशेंट जो है वह वेन पंचर के लिए मना कर रहा है तो हमें क्या करना होगा? यह बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नोटिफाई द पेशेंट्स फिजिशियन। फिजिशियन के लिए हम इस बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडिकल टर्म फॉर अ फीवर। मेडिकल टर्म जो फीवर के लिए होती है उसे कहा जाता है पायरॉक्सिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर, हाइपरटेंशन, ये भी नहीं होगा। पायोजेनिक, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा पायरॉक्सिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।